प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने मानव नेत्र का ही अध्ययन किया था, लेकिन उसमें हमने जो है चित्र में पूरा कौन क्या होता है इसके बारे में बताए थे। आज हम नोट्स के साथ में उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें मानव नेत्र लिखा है। मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं से आने वाले प्रकाश के नेत्र में स्थित लेंस द्वारा अपवर्तन के कारण नेत्र के पिछले भाग में स्थित रेटिना संवेदनशील पर्दा है ये पर वास्तविक उल्टे तथा छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये जो मानव नेत्र होता है, ये क्या करता है, किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरण आती है वो नेत्र में अपवर्तन के पश्चात, यहाँ लेंस तो होता है, ये लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि नेत्र के पिछले भाग पर स्थित संवेदनशील पर्दा या रेटिना होता है, यहीं पर आकर के मिलता है, जहाँ पर हमें उस वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से जब प्रतिबिंब बन जाता है तो रेटिना की जो दृष्टि तंत्रिकाएँ हैं ये मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसका रूप, रंग और आकार तथा उसे सीधा समझता है और फिर उस वस्तु को स्पष्ट समझ लेता है कि हम किसको देख रहे हैं। मतलब वो उल्टा नहीं समझता है कि उल्टा दिखाई पड़ रहा है। जैसे किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो सीधा तो दिखाई पड़ता है, तो मस्तिष्क का काम उसमें सीधा करना है और बनता तो आँख में उल्टा प्रतिबिंब भी है। अब इसके हम भागों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है नेत्र के विभिन्न भाग होते हैं। नंबर 1 है दृढ़ पटल। ये जो ऊपर वाला भाग है इसका नाम दृढ़ पटल कहते हैं। ये देखिए ऊपर वाला पूरा भाग ये दृढ़ पटल है। दृढ़ माने मजबूत होता है, कठोर होता है। तो देखिए इसमें लिखा है मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। ये जो सबसे बाहर का परत है ये अपारदर्शी, मतलब इसमें से प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाएगी। श्वेत माने सफ़ेद कलर की होती है, दृढ़ माने मजबूत होती है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। किसके द्वारा? ये जो दृढ़ पटल है इसके द्वारा। अच्छा, उसके बाद देखिए रक्तक पटल लिखा है। ये जो दृढ़ पटल है उसके नीचे वाले भाग को हम रक्तक पटल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, रक्तक पटल में दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक परत या झिल्ली होती है। ये जो दृढ़ पटल है इसके भीतरी परत से लगी एक परत या झिल्ली होती है जो काले रंग की होती है। इसको बताए थे कि काले कलर की होती है, जो प्रकाश के परावर्तन को रोकती है, जो काले रंग की होती है। इसे रक्तक पटल कहते हैं। इसे कोरोइड भी कहते हैं, चाहे रक्तक पटल कहो चाहे कोरोइड भी कहो। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, अगला वाला देखिए कार्निया। कार्निया जो है ये क्या है, ये आगे वाला भाग कार्निया होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये तो लेंस है। ये वाला आगे वाला जो भाग है लेंस अंदर होता है, लेंस के आगे का ये जो भाग होता है इसे हम कार्निया कहते हैं। इसी से होकर के नेत्र में जो है प्रकाश प्रवेश करता है। देखिए इसमें लिखा है दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल जो है, दृढ़ पटल यही तो है, दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा माने उठा हुआ होता है, कुछ उभरा हुआ और क्या होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी रहेगा तभी तो प्रकाश किरण इसमें से गुजर पाएगी। उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। ये कार्निया है। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। सबसे पहले वो कार्निया में ही जाता है जो प्रकाश किरण होती है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब आइरिस है। आइरिस यहाँ लिखा है ना, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये देखिए ये कार्निया के ठीक पीछे, ये दोनों दिखाई पड़ रहा है। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी, मतलब इसमें से होकर के प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाएगी, तो ये रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। लिखा है जिसे हम आइरिस कहते हैं। अच्छा, आइरिस का बड़ा योगदान होता है किसी वस्तु को दिखलाई देने में। उसको अभी आगे देखते हैं हम इसको। पुतली और नेत्र तारा। देखिए पुतली अथवा नेत्र तारा। पुतली अथवा नेत्र तारा जो होता है वो आँख में काली कलर की होती है। देखिए पहले आँख दिखाई पड़ता है, आँख में एक बीच में गोल सा दिखाई पड़ता है, ब्लैक कलर का, हल्का ब्लैक होता है, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा और होता है, वो पुतली अथवा नेत्र तारा है।
जो बीच में एक गोली गोली जानते हैं ना, इतना बड़ा गोली होता है जिसको खेलते हैं बचपन में जब खेलते थे, उस गोली के आकार का एक होता है काले कलर का, लेकिन उसके बीच में भी एक छोटा सा होता है, उसको ध्यान से जब देखेंगे तब दिखाई पड़ेगा, उसको पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, परिभाषा पहले पढ़ देते हैं फिर इसको बताते हैं ठीक से। देखिए लिखा, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस, ये तो आइरिस है, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं, इसी को पुतली अथवा नेत्र तारा भी कहते हैं इसे। यह गोल तथा काली दिखाई देती है, ये मालूम ही है, गोल तथा काली दिखाई देती है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अब इसको समझिए ध्यान से, ये जो पुतली है इसकी अपनी विशेषता होती है कि जब अंधकार होगा तो उसमें अपने आप ये बड़ी होती है, और ये बड़ी आइरिस के कारण होती है। ये जो आइरिस होता है इसको दबा भी सकता है, और मतलब ऐसे देखिए ये ऐसे इसको दबा देगा, और फिर क्या होगा जब सिकुड़ेगा तो ये आइरिस जब सिकुड़ेगा, पहले देखिए दबाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, जब ये सिकुड़ेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो नेत्र में पहले कार्निया में जाएगी, कार्निया के बाद नेत्र तारा में जाएगी। तो जब ये नेत्र तारा में जाएगी या पुतली में जाएगी तब क्या होगा, प्रकाश की, देखिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की एक सीमित मात्रा चाहिए। अगर उस सीमित या उचित मात्रा से ज़्यादा प्रकाश होगा तब भी हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और अगर कम हो गया तब भी हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे आप लोग देखें ये होंगे, अगर आँख के सामने कोई टार्च जला दिया जाए आँख पर एक डायरेक्ट, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं ना। लेकिन ये भी तो एक प्रकाश ही है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन जब आँख पर तेज़ी से जला दिया जाता है टार्च तब हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। या शाम को जब लगभग अंधेरा होने वाला होता है, रात नहीं मान लीजिए शाम ही है, शाम को जब अंधेरा होने वाला होता है तो प्रकाश की मात्रा उस समय कम होती है, तब हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, उस समय भी तो हमारे पास आँख होती है और प्रकाश भी हल्का होता है। इसका ये कारण है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें एक उचित और सीमित मात्रा में प्रकाश चाहिए। अगर उससे कम हो गया तब भी नहीं देख पाएंगे, और उससे ज़्यादा हो गया तब भी नहीं देख पाएंगे। तो ये जो उचित मात्रा प्रकाश की जो है उसको भेजने का काम ये नेत्र तारा और आइरिस झिल्ली करती है। जैसे देखिए अगर प्रकाश की मात्रा कम हो गई, तो ये सिकुड़ जाएंगी, जब ये सिकुड़ेंगी तो ये बड़ा हो जाएगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाएगी। ये शाम को कह रहे हैं जब अंधेरा होता है तब। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो क्या चाहिए, इसे प्रकाश ज़्यादा चाहिए, इसलिए क्या करता है ये आइरिस झिल्ली सिकुड़ती है जिससे ये बड़ा हो जाता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो कुछ अधिक मात्रा में प्रकाश की किरण जाती है। अगर वस्तु को देखने के लिए पर्याप्त हो गई वो जो प्रकाश की किरण आ रही है तब तो वस्तु दिखाई पड़ जाएगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि तेज़ रोशनी आ गई, तेज़ प्रकाश किरण आ गई। जैसे तेज़ प्रकाश की किरण आएगी उस सीमित मात्रा से अगर ज़्यादा आ गई जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, तब क्या होगा कि ये जो है आइरिस झिल्ली इसको क्या करेगी, इसको दबाएगी, दबा करके इसे छोटा कर देगी। जब ये छोटा हो जाएगा तो प्रकाश की सीमित मात्रा नेत्र लेंस में प्रवेश करेगी, उसके बाद ये रेटिना पर जा कर के उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अच्छा, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा है, ऐसा नहीं है कि ये चाहे जितना प्रकाश की किरण हम इस पर डाल दें तो ये उसको क्या करेगा कि छोटा कर देगा और हम उसको देख ले जाएंगे। इसकी सीमा होती है ना, ये तो अनुभव किए ही होंगे, जब टार्च तेज़ी से जला देते हैं तब ये उतना छोटा नहीं हो पाता है कि हम वस्तु को देख ले जाएं, या जब रात हो जाता है तब रात में भी इतना बड़ा नहीं हो पाता है कि हम रात की किसी वस्तु को देख पाएँ। इसकी अपनी क्षमता है, अगर ये क्षमता ऐसा ना होता तब क्या होता कि हम रात में भी वस्तु को देख ले जाते हैं, और चाहे जितना बड़ा टार्च जला देते आँख के सामने तब भी हम उसको देख ले जाते। तो क्या है कि इनकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है, अगर उससे कम या ज़्यादा हो गया तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, नेत्र लेंस। तो देखिए पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये देखिए ये पुतली है, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अच्छा, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है, इसको बताए थे।
अब देखिए इसकी भी यहाँ पहले देख लीजिए इसको सिलेरी पेशियाँ हेडिंग इसमें नहीं लिखा गया है, तो इसको पहले देखिए सिलेरी पेशियाँ क्या होता है। शायद सिलेरी पेशियाँ नहीं लिखा गया है। सिलेरी पेशियाँ को ऐसे समझिए, सिलेरी पेशियाँ का भी बहुत बड़ा योगदान है किसी वस्तु को दिखलाई देने में। अगर ये सिलेरी पेशियाँ और ये आइरिस ये दो चीज़ ना होता, या अगर ये दो चीज़ खराब हो जाएंगी, तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाएंगे। तो अब सिलेरी पेशी का क्या योगदान है देखिए इसको। ये क्या है, नेत्र लेंस है। हम ये एक चीज़ जानते हैं कि जो लेंस होता है, हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जो लेंस होता है उसमें अलग अलग स्थितियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। और अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम क्या होता है कि उसको आसानी से देख लेते हैं। और कि समझिए किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब उस वस्तु से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो रेटिना पर मिल जाएं। अगर रेटिना पर मिली तब तो हम देख पाएंगे, लेकिन अगर रेटिना पर नहीं मिलती हैं तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन देखिए हम किसी भी वस्तु को, चाहे वो पास होती है चाहे दूर होती है, हम देख ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि लेंस की अलग अलग स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई थी, तब जब ये नेत्र के सामने रखी है यहाँ पर कोई वस्तु, जब हम इसको देखते हैं तब जा कर के किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। तो रेटिना पर मिल गई तब तो हम देख लिए, स्पष्ट नज़र आया। लेकिन अब यहाँ से जब हम और आगे लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस में जब हम वस्तु आगे लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब पीछे जाता है, ये पीछे जाता है। तो इसको जैसे हम आगे लेकर आएंगे तैसे क्या होगा, प्रतिबिंब पीछे चला जाएगा। तो जब प्रतिबिंब पीछे चला गया तब अब हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। या जैसे मान लीजिए यहाँ था, वस्तु और पीछे चला गया, मतलब दूर की वस्तु कोई देखने लगे हैं, तब क्या होगा कि ये रेटिना से पहले ही किरणें आकर के मिल जाएंगी, तब भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चाहे कोई वस्तु पास हो चाहे कोई वस्तु दूर हो, हम उसको देख ले जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसको देखिए ध्यान से। एक चित्र यहाँ पर है, यहाँ है देखिए, नेत्र लेंस में बनना, ये है नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। इसको पढ़ाएंगे आप आगे टॉपिक में, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये रेटिना है, यही वाला रेटिना, ये वाला रेटिना जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए रेटिना है, ये नेत्र लेंस है, यही वाला नेत्र लेंस है। और क्या किया गया है कि ये वस्तु रखा है। देखिए रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है जब वो वस्तु नेत्र लेंस के फोकस दूरी से दुगुनी दूरी से अधिक दूरी पर रखी रहे, अनंत पर ना रहे। अनंत और ये फोकस दूरी से दुगुनी दूरी के बीच में रखे रहे। जो दूसरा वाला स्थिति बताए थे उसमें प्रतिबिंब का बनना वाले में, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना वाला जो दूसरा वाला स्थिति था, उसमें दूसरा स्थिति यही था कि अनंत और 2f के बीच की दूरी, ये वाला तो था दूसरा स्थिति। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर ये बन गया। देखिए किरणें यहाँ से चलती हैं, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात जा करके यहाँ पर मिलती हैं। देखिए छोटा प्रतिबिंब बना है ना, और ये उल्टा बनता है, छोटा और उल्टा और वास्तविक बनता है, क्योंकि किरणें उत्तल लेंस में वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें यही तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, एक प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं, जहाँ दोनों मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिली, यहाँ पर आकर के मिल गई, तो ये क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब बन गया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जब था तब तो यहाँ आकर के मिला, लेकिन जब हम इसको पीछे लेकर आएंगे तो ये पीछे नहीं चला जाएगा। जब रेटिना से पीछे चला गया तब कहाँ दिखाई पड़ेगा, तब तो हमें वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। या ये वस्तु आगे चला गया, यहाँ पर आ गया, तब तो ये प्रतिबिंब आगे बन जाएगा। यहाँ पर ये जो किरणें दोनों आकर के मिल रही हैं यहाँ पहले ही मिल जाएंगी। जब पहले मिल जाएंगी तब भी हमें वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसको करने के लिए, वस्तु दिखाई पड़ने के लिए सिलेरी जो पेशियाँ हैं, ये जो सिलेरी पेशियाँ यहाँ पर हैं लेंस से चिपकी हुई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब इनका योगदान क्या है देखिए, जैसे वस्तु हम आगे लेकर आते हैं, जब वस्तु हम आगे लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे जाने लगेगा। जब प्रतिबिंब पीछे जाने लगेगा तब करता क्या है कि जो सिलेरी पेशियाँ हैं ये इसको दबाती हैं। जब इसको दबाएंगी तब क्या होगा कि इसकी जो वक्रता है, यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो छोटी हो जाएगी। जब वक्रता त्रिज्या छोटी होगी, देखिए इसको दबाने से वक्रता त्रिज्या छोटी होने का क्या मतलब है, जैसे देखिए जितना ज़्यादा
ये बड़ा रहेगा उतना बड़ा ये गोला बनेगा, उतना बड़ा उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। जब इसको दबा देंगे तो ये छोटा नहीं हो जाएगा और पहले मुड़ जाएगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी छोटी हो गई। तो अगर हमें किरणों को आगे लाना है तो वक्रता त्रिज्या छोटी होनी चाहिए, और अगर हमें किरणों को पीछे मोड़ना मतलब पीछे मिलाना है तो वक्रता त्रिज्या को बढ़ानी होगी। तो इसमें करता क्या है, जैसे हम वस्तु को आगे लेकर आते हैं तैसे जो सिलेरी पेशियाँ इस पर दबाव डालती हैं, ये दबाव डाल करके इसकी वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देती हैं, वक्रता त्रिज्या को छोटी करती हैं। और जब वक्रता त्रिज्या छोटी होती है तो फोकस दूरी भी छोटी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ अभी नहीं बताया, फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है एक चीज़। नेत्र लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा ऐसे है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी पूछेगा तो वैसे लिखना है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये क्या हुआ था कि जब ये वस्तु आगे लेकर आते हैं हम, तो सिलेरी पेशियाँ इसको दबा करके इसकी वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देती हैं। जब वक्रता त्रिज्या छोटी होती है तो फोकस दूरी भी इसकी छोटी हो जाती है और इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि आ करके रेटिना पर ही मिले। अच्छा, अब तो ये नज़दीक वाला हो गया। ऐसे मान लेते हैं दूर कोई हो गया, ये क्या है, वस्तु दूर है। तो जब वस्तु दूर होती रहेगी तब क्या होगा कि जैसे देखिए, जब वस्तु आगे लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब पीछे जाता है, और जब वस्तु पीछे लेकर जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, आगे आता है। ये पढ़ चुके हैं पहले हम प्रतिबिंब का बनना वाली वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। तो जैसे वस्तु पीछे चला गया तब क्या करेंगी कि ये जो है, अब इसकी जो वक्रता है उसको वक्रता त्रिज्या को, वक्रता और वक्रता त्रिज्या में अंतर है, इसको हम बताएंगे दृष्टि दोष में। इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी उसको क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। वक्रता त्रिज्या को इसको बढ़ाएगा, तो जब वक्रता त्रिज्या को बढ़ाएगा तो इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। जब वस्तु पीछे गया था तो पहले किरणें मिल गई थी, लेकिन क्या हुआ कि ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं ये सिकुड़ी और नेत्र लेंस क्या हुआ कि ये और फैला। जब ये फैला तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ गई तो ये फोकस दूरी भी इसकी बढ़ गई, और इस प्रकार से व्यवस्थित हुई कि आकर के ये दृष्टि पटल या रेटिना पर मिल गई। तो जब दृष्टि पटल या रेटिना पर मिलेंगी तभी हमें वस्तु दिखाई पड़ेगा, नहीं तो वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, तो इस प्रकार से समझ गए होंगे, अब ये समझ गए होंगे आप लोग कि किस प्रकार से हम किसी वस्तु को चाहे वो पास रखी रहे चाहे दूर रखी रहे हम देख लेते हैं। ये सब सिलेरी पेशियों का कमाल होता है, ये सिलेरी पेशियों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी वस्तु को दिखलाई देने में। अच्छा, तो इसको पढ़ाएंगे हम मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना वाला। उसके बाद में नेत्र तारा हो गया, नेत्र लेंस भी हो गया, जलीय द्रोह। देखिए जलीय द्रोह क्या है, कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में, कार्निया एवं ये देखिए यही इसमें बता देते हैं, पढ़ देते हैं इसको। कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रोह भरा रहता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसे जलीय द्रोह कहते हैं। तो देखिए ये जलीय द्रोह है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जल के समान एक पारदर्शी द्रोह भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसी को हम जलीय द्रोह कहते हैं। तो ये जलीय द्रोह हो गया। उसके बाद में अब आगे है, इसको देखिए, पलट रही है, एक सेकंड रुकिए, पेज को पलट लेते हैं। देखिए ये अब जो है काचाभ द्रोह, काचाभ द्रोह चित्र में देखिए, काचाभ द्रोह कहाँ, ये वाला, ये जो पूरा भरा हुआ है खोखले गोलक में। नेत्र लेंस जो मानव नेत्र जो होता है खोखला गोला होता है, तो जो खोखला गोला इसमें पूरे में एक जल के समान द्रोह भरा रहता है, इसे हम काचाभ द्रोह कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है, लेंस तथा रेटिना के बीच में गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का द्रोह भरा होता है, इसे हम काचाभ द्रोह कहते हैं। तो यही नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में गाढ़ा पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक वाला द्रोह भरा रहता है, जिसे को हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रोह कहते हैं। तो प्रकाश की जो किरण है
पहले कार्निया से पुतली अथवा नेत्र तारा में आती है, फिर ये घटा बढ़ा करके अपने आप को उचित मात्रा में प्रकाश को भेजती है। उसके बाद जब यहाँ पहुँचती है तो इसमें भी सिलेरी पेशियाँ, ये जो हैं सिलेरी पेशियाँ इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करती हैं कि वस्तु जो है इससे फोकस दूरी के दुगुनी दूरी से अधिक दूरी पर रहे। इस प्रकार से इसकी वक्रता त्रिज्या को सेट कर लेती हैं कि वस्तु चाहे जहाँ रखी हो वो उसे ऐसा लगे, इस लेंस को ऐसा लगे कि इससे फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर वो वस्तु रखी हुई है। तब जा कर के उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर मिल जाता है। तो पहले किरण कार्निया से नेत्र तारा में या पुतली में, उसके बाद नेत्र लेंस में, उसके बाद उसके बाद काचा ध्रुव में। ये जलीय ध्रुव तो छूट गया। पहले कार्निया, जलीय ध्रुव, नेत्र तारा के बाद नेत्र लेंस, उसके बाद काचा ध्रुव, इसमें से होकर के तब जा करके रेटिना पर मिलती है। तो ये काचा ध्रुव हो गया। उसके बाद में बचा है अब रेटिना। देखिए रेटिना क्या होता है। रक्तक पटल के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। तो ऊपर वाला रक्तक पटल था, रक्तक पटल के ठीक नीचे नेत्र के सबसे भीतरी भाग में एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही मिलता है। अगर रेटिना से पहले मिल गया तब भी नहीं हम वस्तु को देख पाएंगे। अगर रेटिना से पीछे जा कर के प्रकाश की किरणें मिली तब भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अच्छा, तो ये क्या होगा, नेत्र लेंस हो गया। उसके बाद पीत बिंदु है। पीत बिंदु, ये देखिए पीत बिंदु है। इसमें पहले इसको पढ़ देते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। तो ये लेंस है, लेंस का मुख्य अक्ष जानते हैं ना, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है वो रेटिना के जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसी को हम पीत बिंदु कहते हैं। और यहीं पर वस्तु सबसे स्पष्ट यानी कि सबसे बढ़िया या अच्छा दिखाई पड़ता है पीत बिंदु पर। उससे ऊपर नहीं दिखाई देता है ना उससे नीचे, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, मतलब धुंधला दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे पीत बिंदु से ऊपर जाएंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे धुंधला दिखाई पड़ने लगे, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे भी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये पीत बिंदु हो गया। उसके बाद अंध बिंदु। देखिए, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं उस स्थान की प्रकाश के लिए सुग्राह्यता शून्य होती है, इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। तो ये स्थान जहाँ से प्रकाश तंत्रिका जो है, दृष्टि तंत्रिका जो है रेटिना को छेद करके मस्तिष्क को जाती हैं, इसी को हम अंध बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें ये आ करके यहाँ पर मिल गई तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको हम अंध बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और जो दृष्टि तंत्रिका है, जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी सूचना ये मस्तिष्क को भेजता है। तो मस्तिष्क क्या करता है, अपने अनुभव के आधार पर उस वस्तु का रूप, रंग और आकार पहचानता है और ये समझ लेता है कि हम किस वस्तु को देख रहे हैं। ये ज्ञान मस्तिष्क में होता है। तो उसके बाद में जो है अब ये पूरा ख़त्म हो गया है। इतनी परिभाषाएं थी। और ये जो है ये प्रश्न जो आएगा पूरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएगा। तो अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आता है तो ऐसे पूरा हेडिंग लिखना है कि एक हेडिंग पारी पारी से लिख देना, पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। तो ठीक है, अब इसमें इस प्रकार से वीडियो जो है समाप्त हो गया है। वीडियो भी लंबा हो गया है। अब हम अगली वीडियो में नेत्र में प्रतिबिंब का बनना या नेत्र का कार्य का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उन सबका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।